हैदराबाद सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा पेचेहो का कहना है कि ओमिक्रॉन के 170 से ज़ायद केसेस आए हैं। केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसका इशारा यही है कि ओमिक्रॉन के 1-2 माह में हज़ारों केसेस होंगे। अभी लॉकडाउन की तरफ नहीं जा रहे, लेकिन अगर अस्पताल भरे तो लॉकडाउन की जानिब जा सकते हैं। वैक्सीनेशन नहीं करेंगे तो फैलाव बढ़ेगा। कोविड खत्म नहीं होगा तो ये हमारे साथ रहेगा। हमारे पास 170 प्लस के केसेस ओमिक्रॉन के कराची में डिटेक्ट हुए हैं, लेकिन क्योंकि हमारी इन्फेक्टिविटी रेट बढ़ रही है, 500 से ज़्यादा केसेस पिछले 24 घंटे में हो गए हैं। इसका मतलब हम 100 पे पहुंच गए थे, 105 पे पहुंच गए थे, 110 पे पहुंच गए थे। अभी हर हफ्ते ये बढ़ रहा है और अभी हम 500 प्लस पे पहुंच गए हैं। केसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इसका क्लियर इशारा यही है, इस तरफ है कि ओमिक्रॉन बहुत फैल रहा है और तेज़ी से फैल रहा है और ये हज़ारों की तादाद में ये केसेस हो जाएंगे। हम जो है लॉकडाउन की तरफ अभी नहीं जा रहे, लेकिन अगर बहुत सारे अस्पताल में पेशेंट्स आने लगे और हमारे बिस्तर अस्पताल के भरने लगे तो हमें लॉकडाउन की तरफ जाने पर मजबूर होगी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि राना सनाउल्लाह का कहना है कि मरियम नवाज ने लीक ऑडियो में कोई काबिल एतराज़ अल्फाज अदा नहीं किए। प्राइवेट गुफ्तगू को रिकॉर्ड करना और पब्लिक करना जुर्म है। लीक्स हुकूमत ने की है, ये IB ने दी होगी। टेप इस दिन चलाई गई जब स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आई। डील से मुतालिक DG ISPR के बयान की तायद करते हैं। मियां नवाज शरीफ किसी डील करने ना ही इस तरह के किसी इक़दाम का हिस्सा बनने को तैयार हैं। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ का अपने ट्वीट में कहना था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की स्क्रूटनी कमेटी के नताइज से 2 चीज़ें वाज़े तौर पर सामने आती हैं। जांच पड़ताल से बचने, मालूमात को रोकने और अहतियात के जरिए वजाहत करने में नाकामी की आखिरी कोशिश को देखते हुए PTI का शफाफियत और बदउनवानी का नारे का मकसद लोगों को धोखा देना है। आपको बताएं कि ये ट्वीट सामने आया है। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की स्क्रूटनी कमेटी के नताइज से 2 चीज़ें वाज़े तौर पर सामने आती हैं। जांच पड़ताल से बचने, मालूमात को रोकने और एहतियात के जरिए वजाहत करने में नाकामी की आखिरी कोशिश को देखते हुए PTI का शफाफियत और बदउनवानी का नारे का मकसद लोगों को धोखा देना है। आपको बताएं कि शहबाज शरीफ की जानिब से ट्वीट किया गया। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की स्क्रूटनी कमेटी के नताइज से 2 चीज़ें वाज़े तौर पर सामने आती हैं। जांच पड़ताल से बचने, मालूमात को रोकने और एहतियात के ज़राए की वजाहत करने में नाकामी की आखिरी कोशिश को देखते हुए PTI का शफाफियत और बदउनवानी के नारे का मकसद लोगों को धोखा देना है। अकबर बाबर का कहना है कि दुबई से वोटिंग क्रिकेट क्लब से PTI को $2.1 मिलियन की फंडिंग हुई है। कानून कहता है कि कोई पाकिस्तानी शहरी इनफरादी हैसियत में फंडिंग कर सकता है। कंपनी किसी सियासी जमात को फंडिंग नहीं कर सकती। सवाल ये पैदा हो रहा है कि एक क्रिकेट क्लब ने PTI को इतनी फंडिंग क्यों की। क्रिकेट लिमिटेड दुबई एक कंपनी है जिसने $2.1 मिलियन PTI को फंड किया और उनके बैंक ट्रांसफर्स की भी सारा डिटेल्स इसमें मौजूद है। तो कानून तो कहता है कि सिर्फ एक पाकिस्तानी शहरी अपनी इंफरादी हैसियत में फंडिंग कर सकता है और कोई पाकिस्तानी कंपनी भी नहीं कर सकती, पाकिस्तानी NGO भी नहीं कर सकता। तो ये तो सिर्फ एक एंट्री है $2.1 मिलियन की। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्रिकेट का जो लिमिटेड अपैरेंटली क्लब है, जो भी है, वो एक सियासी जमात की इतनी हैवी फंडिंग क्यों करेगा। आरिफ नकवी के जो पार्टनर्स हैं वो वादा माफ बन चुके हैं और जब ये उनकी एक्सट्रेडिशन हो गई अगर और केस न्यूयॉर्क में जब चला तो इस पे तो ऑलरेडी FBI भी फिर उस पर तहकीकात करेगी कि भाई ये पैसा जो अबराज का था ये घूम घाम के अगर ये PTI के अकाउंट में कैसे आ गया। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना का इजलास जारी है। कायमा कमेटी का वजीर खजाना की गैर हाजिरी पर इजहार बरहमी। चेयरमैन कमेटी ने मिनी बजट मुस्तरद करने की धमकी दे दी।
सेनेटर तलहा महमूद ने कहा कि वजीर खजाना बताएं कि कमेटी की तजावीज़ को माना जाता है या नहीं। कमेटी के 14 अरकान मौजूद हैं, वजीर खजाना गायब हैं। सेनेटर कामिल अली आगा ने कहा कि IMF वालों को भी पहले पार्लियामेंट से तजावीज़ लेनी चाहिए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास बताएगा। जी, सेनेट की कायमी कमेटी खजाना का इजलास आज चेयरमैन तलहा महमूद की ज़ेर सदारत हुआ है, लेकिन आज कमेटी का दूसरा इजलास है और वजीर खजाना शौकत तरीन आज के इजलास में भी शरीक नहीं हुए, जिसके ऊपर कमेटी ने इजहार बरहमी किया है और चेयरमैन कमेटी ने यह धमकी दी है कि अगर वजीर खजाना इजलास में शिरकत नहीं करते तो फिर हम ज़मीनी बिल जो है, जो कि तरमीमी बिल लाया गया है, मिनी बजट लाया गया है, इसको हम मुस्तरद कर देंगे। सारे के सारे अरकान किसी भी तजवीज़ को कबूल नहीं करेंगे। उनका ये कहना था कि कमेटी के 14 अरकान जो हैं वो आज के इजलास में भी मौजूद हुए हैं, लेकिन वजीर खजाना इजलास में शिरकत नहीं करते और उनसे पूछ कर ये बताया जाए कि वो इजलास में शरीक होंगे या नहीं। इस पर वजारत खजाना के हुकाम ने कमेटी को ये बताया है कि वजीर खजाना शौकत तरीन कल के इजलास में शिरकत करेंगे। आज के इजलास में मुख्तलिफ तजावीज़ के ऊपर गौर किया गया और कमेटी ने सोने, जवाहरात और हीरे के ऊपर जो 17% सेल्स टैक्स लगाने की सिफारिश है उसको मुस्तरद कर दिया है, जबकि माचिस के ऊपर जो सेल्स टैक्स की छूट खत्म की गई है उसको भी कमेटी ने मुस्तरद कर दिया है। आज के इजलास में चेयरमैन FBR ने कमेटी को ज़मीनी बजट के हवाले से मुख्तलिफ जो तजावीज़। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास अजीम, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में PP कोर कमेटी का इजलास बिलावल हाउस लाहौर में जारी है। इजलास में CEC और फेडरल काउंसिल के अरकान की तजावीज़ को हतमी शक्ल देने पर गौर किया जा रहा है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में होने वाले PP कोर कमेटी के इजलास में मुल्कगीर एहतजाज के हवाले से लाहिमल पर बातचीत की जा रही है। मज़ीद जानेंगे कि उमर असलम हमारे साथ मौजूद हैं। उमर बताएगा इस इजलास के हवाले से। जी, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत इस वक्त अहम इजलास जारी है। ये कोर कमेटी का इजलास है। इस इजलास में साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, पीपल्स पार्टी के रहनुमा, दीगर रहनुमा जो हैं वो इस इजलास में शरीक हैं। मशावरत की जा रही है कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक को अब क्या हतमी शक्ल दी जाए। इस हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पर जो है वो गौर किया जा रहा है। CEC और फेडरल काउंसिल के अरकान ने जो तजावीज़ दी हैं उस पर भी मशावरत की जा रही है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि मौजूदा हुकूमत नाकाम हो चुकी है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम की आवाज़ बनेगी। अब से कुछ देर के बाद 5 बजे बिलावल भुट्टो जरदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर असलम, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। फाइनेंस एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी का ये मामला है। हुकूमत ने 10 जनवरी को कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का फैसला कर लिया है। डॉक्टर बाबर अवान का कहना है कि इजलास बुलाने की समरी भिजवा दी है। इजलास में फाइनेंस एक्ट तरमीमी बिल पर तजावीज़ को ज़ेरे गौर लाया जाएगा। ऑपोजिशन को दावत है कि वो कानून साजी में अमली तौर पर हिस्सा ले। मज़ीद जानेंगे इस्लामाबाद में अपने नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान बताएगा। जी बहुत शुक्रिया। फाइनेंस एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी का यह मामला था। हुकूमत ने 10 जनवरी को कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर अवान सबसे कुछ देर कबल जब हमारी गुफ्तगू हुई तो उनका कहना है कि कौमी असम्बली का इजलास 10 जनवरी को शाम 4 बजे बुलाने की हमने समझी भिजवा दी है। बाबर अवान का कहना है कि कौमी असम्बली इजलास में फाइनेंस एक्ट तरमीमी बिल पेश किया जाएगा। इजलास में सेनेट के फाइनेंस एक्ट तरमीमी बिल पर तजावीज़ को ज़ेर गौर लाया जाएगा, जबकि हुकूमत कौम और आम आदमी की बेहतरी के लिए कानून साजी का अमल रुकने नहीं देगी। उन्होंने कहा है कि अपोजिशन को दावत है कि वो कानून साजी के अमल में अमली तौर पर हिस्सा ले। बाबर अवान ने अपोजिशन से इस बात का भी मुतालबा किया है कि अवान में नारेबाजी से अपोजिशन कानून नहीं बना सकती। कानून साजी अपोजिशन की हंगामा राई से नहीं रुकेगी। कानून साजी पर मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं। बाबर अवान ने अपोजिशन को इस बात की भी दावत दी है कि वो आए और हुकूमत के साथ मिलकर कानून साजी के हवाले से मुशावरत करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान खान, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। अब बात करते हैं मौसम के तेवर की। मुल्क भर में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश हुई है, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। बरसते बादलों ने सर्दी की लहर में इजाफा कर दिया। इस्लामाबाद में बारिश से खुनकी बढ़ गई। लाहौर और कराची में रिमझिम ने फ़ज़ाई आलूदगी को कम कर दिया है। महकमा मौसमियात ने कराची समेत कई शहरों में आज मज़ीद बारिश की पेशगोई कर दी। उधर बालाई इलाकों में बर्फबारी से सयाहों की मौजें लग गई। कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, बालाई इलाकों में बरसते मोतियों ने मौसम की रुत ही बदल दी।
इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत कई इलाकों में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। लाहौर में अब्र करम बरसने से फजाई आलूदगी में कमी हो गई। कराची में बादल फिर बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने आज शाम को बारिश की पेशगोई कर दी। बारिश का सिलसिला रात गए तक जारी रहेगा। जहलम में ठंडी हवाओं के साथ हल्की बारिश ने सर्दी बढ़ा दी। बारिश से नशबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में बारिश का सिलसिला तीसरे रोज भी जारी है, जबकि रावलाकोट, हवेली समेत दीगर इलाकों में भी बारिश से जलथल-एक हो गया। बाला इलाकों में बर्फबारी से हर तरफ सफेदी छा गई। मलिक कौसार ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। सयाहों का लुत्फ भी दोबाला हो गया। दिलकश मनाजर ने देखने वालों पर सहर तारी कर दिया। डेरा गाजी खान के सयाहती मकाम यकबाई में बर्फबारी ने रंग जमा दिया। उधर चित्राल, हुंजा, कालाम और मालम जब्बा में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश वक्फे वक्फे से जारी है, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मज़ीद जानेंगे अपनी नुमाइंदा आदिया नाज से। आदिया बताएगा बारिश किन किन इलाकों में हो रही है। आज बिल्कुल शहर कायद में जैसा कि महकमा मौसमियात ने पेशगोई की थी कि आज बादल बरसेंगे, तो दोपहर में तकरीबन 1 से 1:30 और 1:30 से 2 बजे के दरमियान और फिर उसके बाद 2:30 बजे के दरमियान भी यही सिलसिला जारी रहा। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ जो है वो बारिश होती रही। बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी रहा। मैं इस वक्त कराची के इलाके सीवी में मौजूद हूँ और इत्तलात जो मौसूल हुई वो ये थी कि सदर, क्लिफ्टन, IH चंडीगढ़ रोड, इसके अलावा माई कोलाची रोड पर जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई। सीवी पर भी यही मंजर देखने को मिला और यहाँ पर भी जो है वो अच्छी खासी बूंदाबांदी हुई, जिसके बाद मौसम ऑलरेडी पहले से ही खुशगवार था, मजीद खुशगवार हो गया। और महकमा मौसमियात का ये बताना है कि ये बारिश का सिलसिला जो है ये शाम में कहीं तेज़ शुरू होगा और इस सिलसिले में कहीं कहीं हल्की और कहीं फिर तेज़ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जो कि सब कल सुबह 10 बजे तक होगा। इसके अलावा महकमा मौसमियात का ये बताना है कि ये जो सिलसिला है मगरिबी हवाओं का सिलसिला, ये 4 जुलाई को कराची में दाखिल हुआ था और अब तक शहर के अंदर मौजूद है। 7 जुलाई तक ये बरकरार रहेगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा और शहर में बारिशों का सिलसिला भी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। महकमा मौसमियात का बताना है कि इसके बाद शहर में जो सर्दी होगी वो खासी शदीद सर्दी होगी और दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में दाखिल हो जाएगा और इस दौरान जो दर्जा हरारत वो तकरीबन 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान चला जाएगा। और बताया जा रहा है कि जो आम दिनों में रात के औकात में दर्जा हरारत होता है, जो कि 10 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान अमूमन रिकॉर्ड किया जाता है, यही दर्जा हरारत फिर 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रिकॉर्ड होगा। और दिन में जो टेम्परेचर जो है वो 21 और 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड होता है, वो 16 से 18 और फिर 20 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहेगा। अभी भी हम ये देख रहे हैं कि कराची में आसमान पर बादलों के डेरे हैं। मौसम जो है वो खासा खुशगवार है, बरालूद है आसमान इस वक्त और किसी भी वक्त में जो है वो शहर में बादल बरस सकते हैं। महकमा मौसमियात की पेशगोई भी है कि शाम में 5 बजे के बाद जो है बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जी ठीक है, बारिशों का सिलसिला जारी है और शहरी भी खासा एंजॉय कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आदिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। कराची में 8 और 9 जनवरी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। डायरेक्टर मेट सरदार सरफराज कहते हैं शहर में आज कहीं हल्की और तेज़ बारिश का इम्कान है। दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। सर्दी बढ़ने का इम्कान है। देखिए ना, जब बारिश देने वाली हवाएं जब तक मौजूद होती हैं तब तक कोल्ड एयर एक तरह से सबसाइड हुई होती है और जब ये हवाएं ख़त्म हो जाती हैं, यानी बारिश बरसाने वाली हवाएं मूव करके आगे चली जाती हैं, आगे से मुराद ये कि मशरक़ या शुमाल मशरक़ की जानिब, तो जैसे कि कल हम कह रहे हैं कि 7 तारीख से ये ख़त्म हो जाएगा सिंध पर से सिलसिला, तो 8 से आगे फिर सर्दी बढ़ने का इम्कान है और ख़ासकर 9 जनवरी से आगे, क्योंकि 9 जनवरी की सुबह या दोपहर तक शुमाल से भी, जो पाकिस्तान के शुमाली हिस्से हैं, नॉर्थ पंजाब, इस्लामाबाद, KP, GB, कश्मीर, उन एरिया से भी ये सिलसिला खत्म हो जाएगा। बारिश और बर्फ बरसाने वाली हवाएं आगे मूव कर जाएंगी, तो फिर 9 जनवरी से आगे काफ़ी सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा पूरे मुल्क पर ही और होते होते कराची तक भी सिंगल डिजिट में आ सकता है टेम्परेचर 9 और 10 जनवरी को। कराची में छाए बादलों से जहां मौसम खुशगवार है, तो वहीं मुख्तलिफ इलाकों और शाहराहों में बारिश के पानी की निकासी ना होने के सबब अवाम को मुश्किलात का सामना है। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। कायद पर कुदरत मेहरबान, लेकिन इंतजामिया ने दिलकश मौसम में मलियमीट कर दिए आवाम के अरमान। शहर में एक तरफ जहां बादलों ने साहिबान बनाए रखा है, साथ में ठंडी हवाओं और कहीं कहीं फुहार ने मौसम का मजा दोबारा कर दिया है।
लेकिन दूसरी जानिब दिलकश मौसम में भी इंतजामी नाअहली ने रंग में भंग डाल दिया है। रही सही कसर ताफुन ने पूरी कर दी है। शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर जमा पानी शहरियों के लिए मुश्किलात में इजाफे का सबब बन रहा है, जिससे ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर हो रही है। पानी की निकासी न होने के सबब एम्बुलेंस भी ट्रैफिक जैम में फंसी नजर आई, जबकि पैदल चलने वालों को भी मुश्किलात उठानी पड़ी। बहुत परेशानी है, हम रोड क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, इतना पानी है, इतना ये कल से खड़ा हुआ है। बारिश भी हो रही है लेकिन इसका कोई तवज्जो किसी का नहीं। जगह ही नहीं है, गाड़ी कोई रुकती नहीं है, हमें इतनी मुश्किल हो रही है गाड़ी में बैठने के लिए। क्या करें, ये पानी का कुछ करना चाहिए ना कुछ मोटर लगाए, यहाँ से निकाले, लोगों की परेशानी तो दूर करें। शहरियों ने हुकूमत और आवाम से मुतालबा किया है कि शहर में सफाई सुथराई और निकासी आप का निज़ाम बेहतर किया जाए ताकि आवाम सुख का सांस ले सके। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला ताहाल रुक न सका। मैदानी इलाकों में जारी बारिश और पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी ने मौसम मजीद सर्द कर दिया है। मजीद जानेंगे, सैयद अजमत अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं। अजमत बताएगा। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का सिलसिला ताहाल जारी है और 5 दिन से जारी जो बारिश है वो ताहाल रुक ना सकी और वक्फे से अब भी जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर में, जहाँ पर आज देख सकते हैं कि काफ़ी बारिश जो है वो हो रही है, जिससे सर्दी की जो है उसमें मज़ीद इजाफ़ा हो गया है। और जो खैबर पख्तूनख्वा के जो मैदानी इलाके हैं, मर्दान, सवाबी, नौशहरा, पेशावर और दीगर जो इलाके हैं वहाँ पर बारिशों का सिलसिला, जबकि पहाड़ी इलाकों पर बर्फ़बारी का जो सिलसिला है वो ताहाल जारी है। जबकि पहाड़ी इलाकों से सर्द हवाओं ने भी मैदानी इलाकों का रुख कर दिया है, जिससे मौसम मज़ीद सर्द हो गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अजमत आपका। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की लाहौर में परवेज़ मलिक मरहूम की रिहाइशगाह आमद। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक भी हमरा थे। बेगम शाइस्ता परवेज़ मलिक और अली परवेज़ मलिक से इजहार अफसोस किया। खुर्शीद शाह और सरदार अयाज सादिक ने मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए फातह ख्वानी भी की है। आपको बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की लाहौर में परवेज़ मलिक मरहूम की रिहाइशगाह पर आमद हुई। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक भी हमरा मौजूद थे। बेगम शाइस्ता परवेज़ मलिक और अली परवेज़ मलिक से इजहार अफसोस भी किया। खुर्शीद शाह और सरदार अयाज सादिक ने मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए फातह ख्वानी की। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं, जमात इस्लामी पूरे सिंध के अवाम का मुकदमा लड़ रही है। हर तरह के हालात और मौसम में धरना जारी रहेगा। मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज नईम उर रहमान का कहना था कि सिंध हुकूमत ने बल्दियाती इख्तियारात अपने पास रख लिए, मेयर को बाइख्तियार नहीं बनाया गया। का जो मुकदमा जमात इस्लामी बल्कि पूरे सिंध के अवाम का मुकदमा लड़ रही है कि हर तरह के मौसम में, हर तरह के हालात में ये धरना यहाँ पर जारी है। बारिश भी होना शुरू हो गई है, इसके बावजूद ये धरना जारी है। इस बल्दियाती कानून में इन्होंने तमाम डिस्पेंसरियाँ तक सूबाई हुकूमत के मातहत कर दी हैं। अस्पतालों को इन्होंने सारे के सारे जो KMC के थे वो सूबाई हुकूमत के तहत कर दिया है। और कहते ये है कि हमने तो चूँकि ये बल्दिया के तहत ये इदारे ठीक नहीं चल रहे, इसलिए सूबाई हुकूमत इसको लेकर इसको ठीक करना चाहती है। जो पहले सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के तहत था वो भी इन्होंने जो है वो अपने पास रख लिया है। तो अब इस वक्त कराची का जो मास्टर प्लान वहाँ से लेकर उसके तमाम तर बल्दियाती इख्तियारात सारे के सारे जब इन्होंने अपने पास रख लिए हैं और जब इनसे सवाल करते हैं तो ये कहते हैं हमने तो मेयर को एम्पावर किया है। इसलिए हम ये समझते हैं कि धोखाधड़ी की जो सियासत है वो नहीं होनी चाहिए। और इसको अगर कोई ये कहता है कि ये MQM वाली सियासत है, अगर ये MQM वाली सियासत होती तो ये धरना पहले दिन ही खत्म हो जाता। लाहौर हाई कोर्ट के जज आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट तकर्री का मामला चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास जारी है। इजलास में जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट लाने पर दूसरी मरतबा गौर किया जा रहा है। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट की जज आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट तकर्री का ये मामला है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास इस वक्त जारी है। इजलास में जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट लाने पर दूसरी मरतबा गौर किया जा रहा है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि कर्जों के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनने लगे। विफाकी हुकूमत के कर्जे मुल्की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। स्टेट बैंक के मुताबिक मौजूदा हुकूमत के 3.25 साल में कर्जों में 16,241 अरब रुपए इजाफा हुआ। मुल्की कर्जे रिकॉर्ड 40,973 अरब रुपए से तजावुज कर गए। इस्लामाबाद से वकास अजीम की रिपोर्ट देखिए।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमत में आकर कर्जे ना लेने के दावे किए थे, मगर तहरीक इंसाफ हुकूमत का कर्ज लेने और रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला जारी है। हुकूमत अब तक कितना कर्ज ले चुकी? मरकजी बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। स्टेट बैंक के मुताबिक वफाकी हुकूमत के कर्जे रिकॉर्ड 40,973 अरब रुपए से तजावुज कर गए। वफाकी हुकूमत के मुल्की कर्जे 26,827 अरब 10 करोड़ रुपए और गैर मुल्की कर्जे 14,146 अरब रुपए से बढ़ गए हैं। मौजूदा हुकूमत के 3.25 साल में कर्जों में 16,241 अरब रुपए का इजाफा हुआ। मौजूदा दौरे हुकूमत में अंदरूनी कर्ज 10,037 अरब रुपए और बैरूनी कर्ज 6,204 अरब रुपए बढ़ा। अगस्त 2018 में वफाकी हुकूमत के कर्जे 24,732 अरब रुपए थे, जिसमें अंदरूनी कर्जे 16,790 अरब और बैरूनी कर्जे 7,942 अरब रुपए थे। महंगाई का नया तूफान आने को तैयार है। मिनी बजट के बाद हर चीज महंगी, साथ ही मोबाइल फोन पर 5% का सेल टैक्स बढ़कर 17% हो जाएगा। तफसीलात जानेंगे, अयाज राना हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज बताएगा। जी बिल्कुल, जहां हुकूमत ने जो मिनी बजट पेश किया उसके अंदर जो आवाम को रिलीफ देने के लिए जो बातें की गई थी कि जो तमाम अशिया ख़ास करके मोबाइल फ़ोन जो कि हर आदमी की ज़रूरत है उसके ऊपर 5% की जो ड्यूटी बढ़ा के अब वो 17% की जा रही है, उस पर क्या इफेक्ट आएगा उसको जानने के लिए इस वक्त मैं इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में मौजूद हूँ, कराची की मशहूर मोबाइल मार्केट जिसको कहा जाता है। मेरे साथ मोहम्मद फ़हीम साहब मौजूद हैं। बहुत बड़ा फ़र्क आएगा, जितने भी फ़ोन्स हैं जो कि इम्पोर्टेड हैं उसके ऊपर कम से कम 20,000 के फ़ोन पे 1,000 से 1,500 रुपये ये बढ़ जाएंगे। जो बड़े फ़ोन हैं उस पर 5-5 हज़ार का फ़र्क आएगा। और इसके साथ साथ देखिए, ये नहीं है कि सिर्फ इम्पोर्टेड फ़ोन पे फ़र्क पड़ेगा, बल्कि जो लोकल असेंबल्ड हो रहे थे यहाँ, उसका जो रॉ मटेरियल आता है उसके ऊपर भी इन्होंने 5% से 17% कर दिया है। ऑटोमेटिकली 15-20 दिन बाद, महीने बाद वो प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। फ़हीम साहब का भी यही कहना है कि जो 5% के अलावा जो 17% कहा जा रहा है, उसके बाद जो लोकल असेंबल्स हैं उनके जो पार्ट्स इंपोर्ट हो रहे हैं उसके ऊपर भी जो कीमतें हैं वो बढ़ी। जहां हुकूमत का दावा है कि लोकल मोबाइल जो यूज़ करने वाले होंगे उसकी कीमतों में इजाफा नहीं होगा, लेकिन 1 से 1.5 माह बाद आपको यकीनन ये खबर देते हुए हम नजर आएंगे कि उनकी कीमतों में भी इजाफा हो गया। बहुत शुक्रिया अयाज आपका। आपको बताएं कि 50,000 मैट्रिक टन यूरिया खाद दरामद करने का मामला सिंध ने विफाकी फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। मुशीर ज़राअत मंजूर वसान ने इमरान हुकूमत को ज़राअत के लिए ख़तरा करार दे दिया। विफाक से 50,000 मैट्रिक टन यूरिया खाद की दरामद का फैसला वापस लेने का मुतालबा कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि 50,000 मैट्रिक टन यूरिया खाद दरामद करने के मामले के हवाले से सिंध ने विफाकी फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। मुशीर ज़राअत मंजूर वसान ने इमरान हुकूमत को ज़राअत के लिए ख़तरा करार दे दिया।